नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। परीक्षा कैंपस इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया है, जिसमें हम सुपर 30 नाम से एक सीरीज लेकर आए हैं। इस श्रृंखला में आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं, बनाए हैं। वो प्रश्न जो या तो आए हैं या जिनके आने की संभावना सर्वाधिक है, उसके लिए हमने थोड़ा सा ट्रेंड का एनालिसिस किया है, चीज़ों को ठीक ठीक समझने की कोशिश की है कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिएगा। अब इसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के रखे हैं, 20 या 22 क्वेश्चन, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके 8 या 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, स्टैटिक जीके के रहेंगे। तो टोटल ये प्रश्न आपके बन रहे हैं 30 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। और इस तरह से ऑप्शन भी हम बोल रहे हैं ताकि आप कहीं पे जा रहे हैं, ऑटो में, कहीं बस में, तो आप आसानी से अगर नहीं देख सकते हैं तो आप सुन भी सकें, तो भी आपको सवाल तैयार हो। क्वेश्चन है 30, लेकिन हमने इसकी व्याख्या में भी ऐसी चीज़ें ऐड की हैं कि आपको यहाँ से करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जब व्याख्या करेंगे तो रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे, यानी उससे रिलेटेड और सवाल क्या है जो बन सकते हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। दूसरा, जानकारी आपके पास पहुँच गई होगी कि फॉर्म जो पड़े हैं 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, प्लस 50 लाख के ऊपर फॉर्म पड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी 50 लाख फॉर्म कभी नहीं पड़े, किसी स्टेट में नहीं पड़े, उत्तर प्रदेश में भी नहीं कभी पड़े थे। तो फाइट बहुत ही टफ होने वाली है। फाइट टफ है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सीटें भी आपके पास 60 से 62 हज़ार है। तो जब 60-62 हज़ार सीटें होती है, 50 हज़ार सीटें होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है आप कितने कठिन प्रश्न सही कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है, आसान जो प्रश्न है वो आपको गलत नहीं करने हैं। यदि आपने आसान प्रश्न गलत कर दिए तो आप बाहर हो गए, फिर कहानी खत्म आपकी। लेकिन अगर आपने टफ क्वेश्चन नहीं भी सही किए, लेकिन आसान प्रश्न या मध्यम रेंज के जो प्रश्न है वो सारे अगर आप सही कर रहे हो तो आपका होगा। इस तरह का हमेशा ये होता रहा है, इस तरीके के। तो फॉर्म से नहीं डरना है। 62,000 60,000 सीटें, ठीक से अगर ट्रेंड को एनालिसिस किए, ठीक ठीक सवालों को आप देखें, तो आप इसमें सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। तैयार रहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए। और जीके को ठीक से इसलिए पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जीएस वो सेक्शन है जो आपको रीजनिंग और मैथ के लिए टाइम दिलाएगा। क्योंकि आप यहाँ 30 से 35 क्वेश्चन जीएस के आप 10 से 12 मिनट में कर सकते हो, जो बाकी टाइम आपका बच रहा है और बाकी सेक्शन के लिए आप दे सकते हैं। इसलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सुपर 30, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है। अब ये सवाल जो है, वो जो जेल वार्डन, जो घुड़सवार दौड़ वाला जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ सवाल है ये। आप पेपर पलटोगे आपको दिख जाएगा। अब देखिए, इसमें इस सेक्शन में मेजर 2-3 सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछता है, पहला पूछता है कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। दूसरा पूछेगा संविधान में कितने भाग हैं, ठीक है। तीसरा पूछेगा कि संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। तो पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं, फिर हम इससे थोड़ा सा बात करेंगे। कितनी अनुसूचियां हैं पूछा है, ऑप्शन दिए हैं 11, 12, 13, 14, 4 ऑप्शन दिए हैं। लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 12। मतलब वर्तमान में, क्योंकि पूछा है अनुसूचियों की संख्या है पूछा, मतलब इस समय पूछ रहा है कितनी, 12। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर देता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 12 नहीं थी अनुसूचियां कितनी, 8। तो मूल संविधान में 8 थी, बाद में संविधान संशोधन करके पहले भूमधिग्रहण वाला जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर बाद में 10वीं जोड़ी गई एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, फिर 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। कुल मिलाकर मूल संविधान में 8 थी। बात पहली याद रखनी है, बात नंबर 2 याद रखनी है, वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। इससे रिलेटेड जो सवाल पूछता है कि भाग कितना है, तो भाग 22 है। कैसे 22 है, क्या इससे अधिक भी सवाल सही करना है, ये आपको इसलिए नहीं बताएं क्योंकि पिछले वीडियो में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। जिनने भी वीडियो देखा है वो बहुत आराम से भाग में, चाहे जितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, चाहे जितना कंफ्यूज करे, वो आराम से सही कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं कि कैसे भाग 22 हैं, बाद में ABCD लगाई गई है, बढ़े नहीं है, लेकिन जब आप काउंट करोगे तो 25 हो रहा है। उसकी बहुत डिटेल व्याख्या की गई है, इसलिए उस सेगमेंट में ये चीज़ है, तो सिंपल ही बता दे रहा हूँ, 22 भाग है। तो अनुसूचियाँ हैं 12, भाग हैं 22, और पूछता है अनुच्छेद किसने हैं, तो अनुच्छेद है 395। तो आपके हुए 3 सवाल। अगर पूछता है कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, तो अनुसूचियां हैं 12। पूछता है कितने भाग हैं, तो पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं भाग कितने हैं, 22। तो 12 और 10 भाग हो गए 22, अनुच्छेद हो गए 395। ये 3 सवाल हैं, तीनों सवाल पूछते हैं।
सवाल एक है लेकिन 3 सवाल इससे रिलेटेड हैं। अब इस प्रश्न को यहीं तैयार कर लेना है। आप सोचोगे नहीं अभी देख लेता हूँ बाद में पढ़ लूंगा, तो फिर रिजल्ट भी बाद में ही आएगा। इसलिए प्रश्नों को अभी देखिए, अभी याद करिए, यहीं याद करिए, बाद में नहीं। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय आप दिमाग में उसको प्रश्न को बैठा लीजिए कि प्रश्न अगर अनुसूची पूछा है तो सवाल को सही करना है। 12 जब बना था संविधान तब अनुसूचियां थी 8, फिलहाल हैं 12। तो पूछता है ज्यादातर 12, पूछेगा भाग तो आपको 10 जोड़ लेना है, समझ लीजिए भाग की संख्या है 22। अगर पूछता है अनुच्छेद तो सबसे ज्यादा संविधान में अनुच्छेद ही है, नंबरिंग की गई है उसको। जब हम कोई लेक्चर लेंगे डिटेल में तो उसमें आपको दिखा भी देंगे बुक में कैसे नंबरिंग हुई है, कैसे क्या हुआ है। अभी आप इतना याद रखिए समय की कमी की वजह से कि 395 ये आंकड़ा आपके दिमाग में रखना है। 395 नंबरिंग के हिसाब से। 395 ऑप्शन नहीं देता है अगर तो 448 के आसपास ऑप्शन देगा, तो 448 मारना है। वो है नहीं नंबरिंग, मतलब वो काउंट करेंगे उतना बन रहा है, ABCD करके जोड़ा गया। आपको याद रखना है क्या, 395। अगला सवाल देख लीजिए, आया हुआ सवाल है ये, अभी आपको बताए वही सवाल है, रिपीट किया है। आया हुआ सवाल है, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। आपने पढ़ा पीछे कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपने सवाल का आंसर क्या दिया, 12। ठीक है, फिर भाग कितने हैं तो 22, और फिर पूछ रहा है अनुच्छेद कितने हैं। कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन दे रहा है 395, 295, 495, 595। तो 95 से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पीछे ही आप पढ़ चुके हैं। सही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, 395, 395। तो अनुच्छेद है 395। अगला सवाल देखिए, अभी बता चुके हैं भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। अनुसूचियां 12 हैं लेकिन भाग कितने हैं, भाग हैं 22। वही सवाल है ये तीनों के तीनों सवाल आ चुके हैं, सुपर पॉपुलर सवाल है, हर एग्जाम में लगभग तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है। 12 अनुसूचियां 22 भाग, इसीलिए बार बार बता रहे हैं। अनुच्छेद 395। अगला सवाल देखते हैं, देखिए सवाल देखिए, कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अब ये प्रश्न पूछता है, स्वतंत्र भारत का मतलब समझ रहे हैं, एक कैबिनेट गठित हुई थी, एक मंत्रालय बना था, अंतरिम सरकार जो आजादी के पहले 1946 में, वो नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, स्वतंत्र भारत पूछ रहा है। नहीं, भारत जब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, उस समय जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उसकी बात पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, जान लीजिए, पता ही होगा आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। मंत्री की बात करें तो पहले आएगा नाम प्रधानमंत्री का, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री शायद ही कोई हो जो न जानता हो, आप में सभी सब जानते होंगे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पहले गृह मंत्री या कहिए उप प्रधानमंत्री, जो उप प्रधानमंत्री थे, जो गृह मंत्री भी थे, चूंकि उनका कद इतना बड़ा था कि केवल गृह मंत्री रखना ठीक नहीं था, इसलिए उप प्रधानमंत्री का पद भी उनको दिया गया। बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़ा नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, और इन्हीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, वो भी इन्हीं की बनी है। कहां बनी है, गुजरात में बनी है। सवाल ये भी पूछा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, तो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इन्हीं की है। और किस नदी के किनारे बनी है, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी वही जो MP से निकलती है, गुजरात जाती है, उसी की बात हो रही है। तो नर्मदा नदी के किनारे। अब देखिए, प्रधानमंत्री आपने देख लिया, पहले नेहरू जी थे। हम स्लाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार स्लाइड में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल आते हैं मंत्रालय का, तो 1947 के इंपॉर्टेंट मंत्रालय हम एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि सवाल जरूरी नहीं इस बार रक्षा मंत्री पूछा था, हर बार रक्षा मंत्री पूछेगा। रक्षा मंत्री का सवाल जो आप देख रहे हो वो 2019 में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था पुलिस में, उसमें पूछा हुआ सवाल है वो, जो आपको भी पीछे आपने देखा। हम फिर आएंगे उस सवाल पर, पहले देख लेते हैं। 1947 में आजादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ भारत में, हम उसकी बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट बहुत जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्या था। तो पहले प्रधानमंत्री थे, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ये प्रधानमंत्री थे।
इन्हीं के पास विदेश मंत्रालय भी था, विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, प्लस कर लीजिए। विदेश मंत्रालय भी किसके पास था? पंडित नेहरू के पास। आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर विदेश मंत्रालय इनके पास था तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई विदेश मंत्री नहीं था। जान लीजिए, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि अगर विदेश मंत्री होता तो इनके पास मंत्रालय क्यों होता? तो अगर विदेश मंत्री कौन था 1947 में, तो विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। तो किसी और को ऑप्शन मार के चले आइए। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित नेहरू प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्रालय इनके पास था। दूसरा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, अगर सवाल पूछता है उप प्रधानमंत्री, पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रालय भी उनका बचा चुके हैं सरदार पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री उनके पास था। और रक्षा मंत्रालय जो था, रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत बड़ा बड़ा दिख रहे हैं स्लाइड में ताकि आपको आसानी से दिखे। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अब देखिए याद कैसे करना है, याद करना है सरदार। सरदार बहुत ही लड़ाकू कौम होती है, आपको पता है, सिख बहुत ही मार्शल कौम है, बहुत ही लड़ाकू कौम है। तो इस टाइप का पद है रक्षा मंत्री का, तो किसको दिया जाएगा? सरदार को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अब एक और प्रश्न है जो सुपर पॉपुलर है, शायद इनमें से किसी से भी ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। वो कौन है? वो देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि मंत्री कौन थे? तो कौन थे विधि मंत्री? जो कानून का बहुत बड़ा जानकार होगा। तो कानून का बहुत बड़ा जानकार कौन था? संविधान निर्माण में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने की थी? जिसने प्रारूप समिति बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपके हो गए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जिनके पास गृह मंत्रालय भी था, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, और विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि का मतलब होता है कानून, जो कानून का जानकार था वही थे, इसलिए उनको दिया गया था मंत्रालय। लौटते हैं सवालों की तरफ। यही था आपका पहला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन 4 कैलाश नाथ काटजू, वी.के. कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह और यशवंतराव मेहता। अब शॉर्ट में दे दिया है सरदार बलदेव सिंह। पीछे आपको बता चुके हैं, इन्हीं के पास रक्षा मंत्रालय था। ऑप्शन यही करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री। सुपर पॉपुलर सवाल, अभी बता चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये। पॉपुलर सवाल, पॉपुलर ऑप्शन, पॉपुलर जवाब। ऑप्शन है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले विधि मंत्री थे, आजाद भारत के। बाकी ऑप्शन पे भी जाते हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया है। ये कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनसे भी सवाल आता है। जी हाँ, स्वतंत्र भारत का जब मंत्रालय बना इनको भी पद दिया गया। क्या? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब देखिए, शिक्षा मंत्री आपको, अब भारत के प्रधानमंत्री आपको पता हो गया, उप प्रधानमंत्री पता हो गया, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, और अगला नाम इसी क्रम में किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। क्या थे? शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को आरोही क्रम में लगाइए। अब इनको सीक्वेंस में लगाना है, पहला कौन था, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा। अब देखिए, इसको हम लगा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे। जो पहला वीडियो हमने बनाया था उसमें बहुत डिटेल में राष्ट्रपति की स्टडी की गई थी, पूरा ट्रेंड को बताए थे, कैसे राष्ट्रपति पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या था, 69 में कैसे हुआ, पहला कार्यवाहक कौन था, कार्यकाल में मृत्यु किसकी हुई, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, पूरा बहुत ही डिटेल में उसमें बताया गया है। इसलिए इसको दोबारा उसी बात को रिपीट नहीं करेंगे, हमको सीक्वेंस बता दे रहे हैं। पहला राष्ट्रपति, तो नंबर 1 पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी बताया पहले राष्ट्रपति थे।
ऑप्शन नंबर 2 पर जो है डॉक्टर राधाकृष्णन, ये दूसरे राष्ट्रपति थे। जैसे ऑप्शन लगा है वैसे ही है, लेकिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे ये, तो दूसरे राष्ट्रपति। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। आपको बताया था कार्यकाल में मृत्यु होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, पिछले वीडियो में बताया था। और इनकी मृत्यु के बाद ही ये रिजाइन करना चाहते थे, क्या प्रॉब्लम आई वो भी बताए थे, बाद में ये बने हैं राष्ट्रपति। तो चौथे राष्ट्रपति कौन हुए? वीवी गिरी। तो आपका क्रम लगाना हुआ तो 1, 2, 3 और 4, समझ गए आप? यही सीक्वेंस है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये सब सवाल आए हैं इसलिए बता रहे, ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है बहुत अच्छे से, तो आप जान ही रहे हैं। पहले जो मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश बने, 4 ऑप्शन है। हरिलाल जे कानिया पहला ऑप्शन है। तो हरिलाल जे कानिया का ऑप्शन इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर ये पूछा कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये ऑप्शन इसीलिए सेलेक्ट किया गया, पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है। और ऑप्शन सी है SM सीकरी, और ये ऑप्शन नंबर बी है M हिदायतुल्लाह। तो जो ये प्रश्न पूछा है उसका करेक्ट आंसर यही है, M हिदायतुल्लाह। तो भारत के वे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी पहले मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि आपको बताया था राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, मतलब निधन हो जाता है या किन्हीं कारणों से पद पे नहीं है, बीमार हो जाते हैं, तो उनका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर वो भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कंडीशन ऐसी बनी कि इनको देखना पड़ा। तो M हिदायतुल्लाह साहब हैं, पहले हरिलाल जे कानिया थे। DY चंद्रचूड़, अगर आप पेपर पढ़ते होंगे आप जानते होंगे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, तो सावधान रहना है, ये भी पूछ सकता है। ये पहले मुख्य न्यायाधीश कौन? हरिलाल जे कानिया। DY चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, और पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया अस्थायी रूप से, वो कौन? M हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, उपराष्ट्रपति थे नहीं, रिजाइन कर दिया था उन्होंने। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, समिति वाले में एक बात ध्यान रखना, जब संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। जैसे आज भी कोई कानून बनता है तो उसके लिए कमेटी बनती है, कमेटी विचार विमर्श करती है, कहते हैं ना एक समिति को दे दिया गया है। अब समिति क्या करती है, जैसे अलग अलग समिति बना देंगे, मान लीजिए नागरिकता की एक समिति बना दी है, संघ के मामलों की बना दी है, राज्यों की बना दी है, तो अलग अलग व्यक्ति को समिति दे दी है। तो कुछ समितियां ऐसी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको देखनी है। तो अगर संघ समिति, जैसे संघ समिति है, ये पूछा है संघ समिति। अब ऑप्शन दिए हैं 4। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा JV कृपलानी, नंबर 3 ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। संघ समिति अब थोड़ा सा चेंज कर देता। देखिए शब्द को पकड़ना है कि, और संघ शब्द को पकड़ना है। अगर संघ आ गया समिति में तो उसके पंडित नेहरू रहेंगे। इसमें 2 समितियां थी, एक संघ समिति आप देख ही रहे हो, एक देता है संघीय संविधान समिति। अब अगर ये दे दे शब्द संघीय संविधान समिति, तो अगर ये दे देता है, आपको मैंने कहा है कि शब्द संघ को पकड़ना है, यहां भी है संघीय संविधान समिति, तो अगर संघीय संविधान समिति दे दे तो भी क्या मारना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर प्रांतीय संविधान समिति दे दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मारना है। प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य को प्रांत बोलते हैं हम। तो आपको पता होगा इतनी सारी देशी रियासतें थी, इतने सारे प्रांत थे, तो उसको भारत में शामिल कराने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है आप सभी जानते होंगे, जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है, नर्मदा नदी किनारे बनी है, ऐसे कौन? ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्या थे? ये प्रांतीय संविधान समिति के, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? आगे चलते हैं। आ ही गया, वो सवाल ही आ गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताया, अगर संघ शब्द आए, संघीय संविधान आए, तो किसको मारना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगर प्रांत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा प्रांत जिन्होंने जोड़े, जिनका सबसे बड़ा योगदान है, वो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कौन? राजेंद्र प्रसाद।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समिति है वो किसी भी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली समिति है, सुपर पॉपुलर सवाल है। वो सवाल क्या है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान का प्रारूप जिसने बनाया था, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संघ शब्द आए, संघीय संविधान समिति आए, संघ समिति आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मारना है। प्रांत की बात आए, प्रांत मतलब राज्य की बात आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारना है। अब अगर जिसने प्रारूप बनाया संविधान का, ऐसी प्रारूप समिति की बात आए, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, सुपर पॉपुलर सवाल है, अगर सुपर पॉपुलर सवाल पूछा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल भूलना नहीं है, पीछे क्या बता चुका हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले विधि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले कानून मंत्री बने। जो पहले विधि मंत्री बने यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डॉक्टर अंबेडकर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर सवालों में से ये है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पहले विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस समिति के अध्यक्ष है, प्रांतीय संविधान समिति की। इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति बनी है दुनिया में सबसे ऊंची, नर्मदा नदी किनारे। अगला सवाल देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, वही सवाल आ गया है। तो ऑप्शन 4 है, राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई और कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप जान ही गए, पॉपुलर सवाल है, तो पॉपुलर जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे किसी समिति के अध्यक्ष? बिल्कुल थे। भारत के पहले राष्ट्रपति आपको बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा? जनरली जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास पावर होता है कि क्या करेंगे, वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो नियम बनाएंगे, संचालन करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जो होगा वही तो डिसाइड करेगा। कौन क्या, अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि किसको क्या प्रारूप दिया गया है, उसको फाइनलाइज कैसे करना है, तो वो ज्यादातर पावर अध्यक्ष के पास होती है। तो इसलिए जो इनका काम था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, पहले राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो अगर अध्यक्ष हैं तो वो उस तरह की समितियां भी इनके अंडर में होगी। तो अगर पूछता है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, संचालन समिति, तो संचालन कौन कर रहा है संविधान सभा का? संचालन कर रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति पूछे या नियम प्रक्रिया समिति पूछे, दोनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, ये बात भूलनी नहीं है। नियम प्रक्रिया समिति क्यों, क्यों का उसको कनेक्ट करिए, एक दूसरे से कनेक्ट कर करके पढ़िए। कैसे कनेक्ट करना है? संविधान सभा के अध्यक्ष से, तो जो अध्यक्ष होगा वही तो नियम प्रक्रिया कानून संचालन सब देखेगा, क्योंकि बॉस वही है वहां पर जो संविधान सभा का अध्यक्ष है। तो अस्थायी अध्यक्ष यही थे, इसलिए संचालन का कार्यक्रम पूरा देखते थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नियम प्रक्रिया के बारे में डिसाइड करते थे, तो नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखनी है। सवाल नंबर नेक्स्ट 11 नंबर सवाल। सवाल क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो मैंने आपको बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी थे, सही बात है, लेकिन पहली बैठक की अध्यक्षता नहीं की। आज भी आप देखोगे प्रोटेम स्पीकर की परंपरा हमारे यहाँ चले। नया जब लोकसभा गठित होगा, आप देख लेना, जब इस बार भी चुनाव होगा, जो सबसे सीनियर सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वही सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या हुआ था, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और प्रथम बैठक कब हुई, ये डेट भी याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अरे जिस संविधान से देश चल रहा है उसकी प्रथम बैठक नहीं पूछेगा, आता है सवाल। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई, उस बैठक की अध्यक्षता जो सबसे सीनियर सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग थे, वो कौन थे? 4 ऑप्शन दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, नो। दूसरा ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विधि मंत्री थे, आपको बता चुका हूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, पीछे आप पढ़ चुके हैं, शिक्षा मंत्री थे, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर थे संविधान सभा में, इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। फिर अस्थायी अध्यक्ष अगली बैठक में चुने जाएंगे, कब? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 12 सामने आ चुके हैं। सवाल सुपर पॉपुलर सवाल है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देख लीजिए क्या कह रहा है, अस्थायी अध्यक्ष, पीछे ही पढ़े, पहले राष्ट्रपति। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको बताया पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर है आपको, पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आंसर है, यही सही है। और डॉक्टर राधाकृष्णन पहले दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, ये नहीं है सही। अगला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे जितने इसमें दिए जा रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अभी बता चुके हैं, क्या कहा था कि अगर इतना बड़ा संविधान है जिससे देश चला है, उसकी पहली बैठक आपको याद ही होनी चाहिए, कब हुई थी पहली बैठक? पहला ही ऑप्शन आपका 9 दिसंबर 1946, डेट याद रखनी है, कब? 9 दिसंबर 1946। दूसरा क्या है? 26 जनवरी 1926। और तीसरा क्या दिया है? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन एक और है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था, मानी बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो पहली बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल देखिए, भारतीय, सवाल नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अब देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस से इस सवाल को सही करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 9 नवंबर 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 26 दिसंबर 1949। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले बात ये समझ लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। तो जो पहली बैठक हुई उसी दिन संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। बात समझ रहे हैं? पहली बैठक को ही, क्योंकि उसी दिन पहली बैठक हुई, उसी को माना जाएगा। और दिए हुए ऑप्शन में अगर पहली बैठक हो जाने के बाद कोई स्थापना हो सकती है क्या? तो पहली बैठक ही सही आंसर है। तो पहला है 9 दिसंबर 1946, ठीक है, ये 9 नवंबर 1946 है, ये 9 दिसंबर 1946 है। तो 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा स्थापना। जिस दिन पहली बैठक हुई वही स्थापना हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब देखिए 1, 2, अब आर्टिकल के सवाल पूछते हैं, इस अनुच्छेद में क्या है, उस अनुच्छेद में क्या है, तो हम एक साथ सारे अनुच्छेद देंगे, याद करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें 2-2 अनुच्छेद आपके क्लियर करते जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, जो पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं, वैसे सवालों को 2-2, 3-3 सवाल लेकर चलेंगे साथ में। तो आपको छोटा छोटा रहेगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो हमने डाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता भी है, पूछा भी गया है। अनुच्छेद 55 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, पहला दे रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, दूसरा दे रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन नंबर 3 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से, और ऑप्शन नंबर 4 है भारत के गृह मंत्री की नियुक्ति से। तो पहला ऑप्शन इसका जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यही करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई, 55 में, अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर पूछे तो अगर ये पूछता है तो अनुच्छेद 66 याद रखना है। ये नहीं भूलना है कि सवाल नहीं बना है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं, इससे भी पूछता है, पूछा गया है, आप पेपर पलटोगे आपको मिल जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर पूछे तो 66 मारना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछे तो 55 मारना है। 55 में राष्ट्रपति और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो बात कही गई है, अगर ये सवाल पूछता है किस आर्टिकल में, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति 55, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 और प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75।
अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अब देखिए, उम्र सीमा का सवाल एक आध सवाल लगभग रहता ही है, इसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है, तो इसलिए उम्र सीमा का सवाल डाला गया है और ये सवाल पूछा हुआ है। आप जो पिछला पेपर देखेंगे पुलिस का, तो उसमें आपको उपराष्ट्रपति की उम्र पूछा है। मैं आपको सब क्लियर कर देता हूं। यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर पहला है 21 साल, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 35। अब पहले समझ लीजिए, जो पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, वो स्थानीय निकाय चुनाव, जिसे ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया। ठीक है, तो ग्राम प्रधान के चुनाव में आप जानते हो कि ग्राम प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया, जब आप एक चुनाव लड़ते हो तो वहाँ 21 ईयर है न्यूनतम उम्र सीमा, मतलब 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। आगे जो भी उम्र हो, चाहे वो अधिकतम उम्र की सीमा नहीं, न्यूनतम की है। अधिकतम आप 150 साल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 200 साल के हो जाइए, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए? 21। ये बात याद रखनी है। और दूसरा ऑप्शन है 25 साल। पूछोगे अच्छा साहब 25 साल कहाँ है? तो 25 साल ऐसा है कि भारतीय संविधान संसद जो है, भारत की जो संसद है, तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अंग याद रखना 3 है, सदन अगर पूछेगा 2 ही है। ठीक है, पहले हम सदन की बात करते हैं। एक सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। अब देखिए, जो लोकसभा है, लोकसभा का आप जानते हो कि जो डायरेक्ट निर्वाचन होता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। प्रधानमंत्री तो बाद में कोई बनेगा, पहले लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या राज्यसभा का। ठीक है, जैसे लखनऊ से कौन लड़े थे? राजनाथ सिंह जी लड़े थे। वीके सिंह जी कहां से लड़े थे? जनरल वीके सिंह जो थे गाजियाबाद से लड़े थे। गौतम गंभीर दिल्ली से। इस तरीके से आप देखेंगे, जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। तो इस चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 साल है लोकसभा की। ठीक है, और राज्यसभा की जो न्यूनतम उम्र सीमा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वो है 30 साल। समझ रहे हैं? तो 25 साल पूछे तो लोकसभा की है, 21 साल स्थानीय निकायों में है, और 30 साल आप देखोगे तो राज्यसभा की है। राज्यसभा की, लोकसभा राज्यसभा में यही फर्क है। लोकसभा का सदस्य बनना होगा तो 25 साल, राज्यसभा का बनना होगा तो 30 साल। ये बात ध्यान रखनी है। अगर भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछ रहा है तो न्यूनतम उम्र सीमा होगी, सही आंसर है 35 साल। तो याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति का पूछा है तो राष्ट्रपति की उम्र सीमा है 35 साल न्यूनतम। अधिकतम चाहे जितनी हो, कितने भी बुजुर्ग हो जाए लड़ सकते हैं। 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल, कुछ भी हो जाए। अंतिम पड़ाव पे जाके लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ये बात याद रखनी है। थोड़ा अनुभव भी लेता है, बहुत बड़ा पद है, भारत के प्रथम नागरिक है वो, इसलिए ऐसा है 35 साल। अब यहां से 1-2 सवाल रिलेटेड फैक्ट है, वो भी बता दे रहा हूं, अलग अलग जगह बताऊंगा, अलग अलग कंफ्यूजन हो, एक ही बार समझ लीजिए। 35 साल सुपर पॉपुलर में तीन लोग 35 साल उम्र सीमा पूछे तो जो सवाल बनते हो केवल 3 ही लोगों के बारे में बने हैं। पहला ऑप्शन आप देख चुके हो, न्यूनतम उम्र सीमा अगर 35 साल पूछे राष्ट्रपति के लिए, निर्वाचन के लिए। ठीक है, दूसरा न्यूनतम 35 साल किसके लिए होना चाहिए अगर पूछता है, या तो ऑप्शन में उपराष्ट्रपति देता है तो उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए 35 साल। और एक और है, आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, तीसरा कौन है? राज्यपाल। तीसरे हैं राज्यपाल। ठीक है, तो 3 लोग। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष, राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष। पूछो जहां से पूछना हो, तो कुछ भी पूछेगा, तीनों में 35 मारना है। ठीक है, इनके अलावा 35 कहीं नहीं मारना है, क्योंकि यही 3 पूछे ही जाते हैं 35 में, और इन्हीं 3 की 35 रखी गई है। तो 35 में बहुत ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आप अपने साथ ही याद कर लोगे, और राज्यपाल याद कैसे करना है? भारत में प्रोटोकॉल में नंबर 1 पर राष्ट्रपति आता है, नंबर 2 में उपराष्ट्रपति आता है, और राज्य में प्रोटोकॉल में नंबर 1 पर कौन आएगा? राज्यपाल। तो राज्य का मुखिया राज्यपाल है, भारत सरकार में केंद्र में मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो केंद्र में नंबर 1 पोजीशन जिसकी है, नंबर 2 जिसकी पोजीशन है, और राज्यों में जो नंबर 1 पर है राज्यपाल। तो जो राज्य प्रमुख है, जो राष्ट्र प्रमुख है, उनके लिए जो एज है वो 35 ईयर है। याद रखनी है, भूलना नहीं है इसको। पूछता है, राष्ट्रपति पूछा है, उपराष्ट्रपति पूछा है, अरे राज्यपाल तो आपके पिछले एग्जाम में पुलिस वाले में पूछा है, तो इसलिए याद रखना है आपको। ऑप्शन में पूछा है, निम्न में से कौन कथन गलत है? पहले वीडियो में इसका डिस्कशन हुआ है, लास्ट क्वेश्चन था उसमें।
तो क्लियर हो गई बात। राष्ट्रपति का पूछा है, आपको मारना है 35 साल। अगर लोकसभा पूछे आपको मारना है 25 साल, राज्यसभा पूछे आपको मारना है 30 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35 साल। तीसरा अगला सवाल, सवाल है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद का सवाल पूछता, आपको बताया है, ठीक है। पहला वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा, वहां पे इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी आया है। क्या पूछ रहा है? मूल कर्तव्य। वो वीडियो आपको देखना हो तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, आप वहां जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। डिटेल में वीडियो बनाया गया, अच्छे से बनाया गया है। देखिए, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 51 है, दूसरा है 52, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 66। मतलब अनुच्छेद 51A, 52, 55 और 66। अब हर आर्टिकल देख के आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा इस आर्टिकल में क्या है। अगर वो आर्टिकल आपने पढ़ी है, रिलेटेड है, सवाल पूछ रहा है, दिमाग आपका क्लिक करे, यही जान लीजिए, कोरिलेट करना सीखिए। वीडियो देख रहे हैं, दिमाग आपका तुरंत चलना चाहिए। आर्टिकल इधर से बोले उधर दिमाग में चल जाए, अच्छा इसमें ये है, तभी आप प्रश्नों को ठीक ठीक हल कर पाएंगे, ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप जिस सवाल को पढ़ रहे हैं केवल उसी अनुच्छेद को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ज्यादा सवाल फिर आपके हो पाने थोड़े मुश्किल हैं। आप कनेक्ट करना सीखिए। जैसे कनेक्ट क्या करना है, हमने बोला आर्टिकल 55, तो तुरंत दिमाग में चल जाना चाहिए पीछे क्या बताए थे। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और पूछ क्या रहा है कि मूल कर्तव्य, तो ये तो नहीं होगा, अपने आप निकाल दीजिए। निकालना सीखिए ऑप्शन को। फिर हमने ऑप्शन बोला 66, तो जब हम राष्ट्रपति का बता रहे थे उसी समय निर्वाचन हमने उपराष्ट्रपति का बताया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत पूछता है, 66 में है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है, तो यहां भी मूल कर्तव्य नहीं होगा। तो 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। दिमाग में ये चीज क्लिक करे, चलती रहे। और एक है आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। तो अनुच्छेद जो सही ऑप्शन है 51A, 51 का हिंदी में बोलते हैं। मूल कर्तव्य बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है ये सवाल, इसलिए इस सवाल को डाले हैं। पूछेगा क्या? या तो पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस में है, तो 51A में है। आपको बता दिया था ज्यादातर A, B ऐसी जो ऑप्शन जोड़े जाते हैं बाद में संशोधन करके जोड़ेंगे आर्टिकल में, पहले वीडियो के डिस्कशन बताए थे। तो एक सवाल तो ये पूछता है मूल कर्तव्य कहाँ है। दूसरा सवाल पूछता है कब जोड़े गए, तो भाई साहब जोड़े गए जो 42वां संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है 42वां संविधान संशोधन है, हुआ 1976 में है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से मूल कर्तव्य जोड़े गए 51 क में जोड़े गए, या 51A इंग्लिश में रहेगा। 1976 42वां संशोधन और आर्टिकल जाएगा 51A। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए फिर वही जो पिछले वीडियो में बताया था। ये सवाल बहुत लोग गलत करते हैं। जब कथन गलत अगर पूछा तो तुरंत ऐसे कर लेना है गलत, मतलब ये गलत पूछ रहा है तो आपको गलत वाला ऑप्शन चुनना है, सही वाला नहीं सही करना है। नहीं पढ़ते पढ़ते आप खुश हो जाते हैं, अच्छा ये सही है, लाओ इसी को, तो सही वाला सही नहीं मारना है। सही होगा तो समझ लीजिए गलत होगा, मतलब सही ऑप्शन को सही नहीं करना है, क्योंकि सही ऑप्शन वो पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ रहा है गलत ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सा गलत है। तो जितने सही हैं उसको सही सही कर लीजिए, लेकिन ऑप्शन में सही वाला नहीं लगाना है, ऑप्शन में लगाना है गलत वाला। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है अगर वो क्वेश्चन आप गलत किए और जब आप 1-2 नंबर से बाहर जाते हैं तो फिर वो क्या तकलीफ है, वो अपना सिर आप खुद पीटोगे, आप भी समझोगे, और जो जिसका हुआ है आप उनसे पूछो, बहुत तकलीफ होगी। इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है। आते हुए सवाल तो कतई गलत नहीं करने हैं, ना आ रहा हो बात की बात है। पहला ऑप्शन देखिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था, बिल्कुल दिया था। तो ऑप्शन सही है, लेकिन सही नहीं करना है क्योंकि गलत पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, संविधान सभा में 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना बनी है। 22 जनवरी 47 में पास हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने ही इसको प्रस्तुत किया था। तो क्या ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन इसको भी सही नहीं करना है क्योंकि पूछ गलत रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, बिल्कुल लगे, ये भी सही है, इसको भी सही नहीं करना है। तो अब चौथा ऑप्शन चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो, अगर 3 सही है, गलत पूछ रहे, चौथा अपने आप मार दीजिए। फिर भी हम देख लेते हैं,
चौथा ऑप्शन क्या रहा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल 10 अधिवेशन हुए। जी नहीं, संविधान को बनाने के लिए जो अधिवेशन हुए वो हुए 11। बैठकों की बात नहीं कर रहा है, अधिवेशन की बात कर रहा है। तो अधिवेशन कितने हुए, 11, और ऑप्शन में दे रहा है 10, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। और पूछ गलत रहा है तो मतलब यही सही है। गलत पूछा है तो गलत वाला ऑप्शन ले जाके सही करना है, तो आप जब भरोगे तो उसको उसे डी गोला करना है, जो ऑप्शन है आपका, मतलब बी है, किसी में सी है, जो भी होगा। तो ये बात, अब ये जो व्याख्या है ना, ये भी सब प्रश्न है इसलिए डाले गए हैं, ये मत सोचिए ऐसे ही डाल दिए। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया, बिल्कुल पूछता है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, स्वराज पार्टी ने 1934 में। फिर पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, इसीलिए व्याख्या में डाले हैं। फिर सवाल पूछता है कि संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन याद रखना है, सवाल पूछता है। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ये याद रखना है, ये सही नहीं करना है, गलत वाला है। अगला देखिए, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको सही सुमेलित करना है, लेकिन पूछ क्या रहा है, जो सही सुमेलित नहीं है आपको वो वाला सही करना। फिर जान लीजिए, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, मतलब जो सही सुमेलित है उसको मारना ही नहीं, उस पर जाना ही नहीं है, बस उसको जान लेना है। पीछे हमने अभी डिस्कस किया था, कहा था रक्षा मंत्रालय किसको देंगे, मार्शल कौम, लड़ाकू कौम, सरदार बलदेव सिंह। सही ऑप्शन है, पीछे हमने डिस्कस किया, आपको बताया है। सरदार बलदेव सिंह सवाल पूछ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस में, बिल्कुल सावधान रहिएगा कि पहले रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही सुमेलित है, सही कर दो, नहीं मारना है इसको। ऑप्शन दूसरे पे आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे दिया है विधि, बिल्कुल भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री आपको बता चुका हूं, पहले विधि मंत्री थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी सही है, इसको भी नहीं मारना है। तीसरे नंबर पे आइए, डॉक्टर जॉन मथाई, खाद्य एवं कृषि मंत्री। सही है, जी नहीं, यही गलत है। खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी से ये सवाल कम पूछता है, लेकिन पूछता है, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये जॉन मथाई जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 है जगजीवन राम, श्रम मंत्री। सही है, बिल्कुल सही है, तो सही वाले नहीं मारने हैं। पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं सही है, जॉन मथाई वाला, क्योंकि खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जॉन मथाई नहीं थे, इसी ऑप्शन को मारना है। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखते हैं, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री। और एक बात याद रखिएगा, यही जगजीवन राम जी थे जो बाद में उप प्रधानमंत्री बनते हैं, और यही जगजीवन राम जी हैं जिनकी बेटी भारतीय इतिहास में पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनती है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो इन्हीं जगजीवन राम जी की बेटी थी। 2009 में जब कांग्रेस ने चुनाव जीता था, उन्होंने जिसको महिला लोकसभा अध्यक्ष बनाया था वो मीरा कुमार, पहली महिला। सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूछता है, तो मीरा कुमार जगजीवन राम जी की ही बेटी थी और भारतीय इतिहास की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, 2009 में थी, मतलब बनाया गया था उनको, और श्रम मंत्री जगजीवन राम पहले। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए। ये सारे फैक्ट तह बाई तह दिमाग में बैठा लेना है। अगला सवाल देखिए, 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, अभी डिस्कस हो चुका है, पीछे आ चुका है। सही गलत वाले ऑप्शन में उद्देश्य प्रस्ताव जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया उसी के आधार पर भारत की प्रस्तावना बनी है संविधान की। किसने प्रस्तुत किया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यही है। और राजेंद्र प्रसाद आपको बताए हैं भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में भी बता चुके हैं, पहले विधि मंत्री थे। और राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला ऑप्शन देखिए, पहले ही वीडियो में आपको बहुत डिस्कस करके बताया था कि मानवाधिकार का सवाल बनता है, सावधान रहना है। जनरली लोग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन सवाल बन रहा है। तो हमने क्या किया है, हमारे प्रयास है कि हर वीडियो में 1 या 2 मानवाधिकार के सवाल डालेंगे कि अगर पूछता है तो एक पूछेगा, आपका काम हो जाएगा। तो 10 फैक्ट 10 लाइन पढ़ने से अगर एक सवाल मिल रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है।
वैसे पूछ लेता है जहां मानवाधिकार सिलेबस में नहीं, जहां नहीं पूछता वहां भी पूछ लेता है। तो 1948 में इसकी घोषणा यूएनओ ने की थी 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए सॉरी 10 दिसंबर 1948 को, ये रहा। हाँ, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा 10 अक्टूबर दिया है, सितंबर दिया है, नवंबर दिया है, लेकिन ऑप्शन जो है 10 दिसंबर सही है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को क्या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए दिवस से रिलेटेड भी आपके प्रश्न आते हैं। मानवाधिकार दिवस कब है, आप देखोगे पुलिस में आपका स्वास्थ्य दिवस कब है पूछा है। तो हम दिवस को एक तो मानवाधिकार के संदर्भ में क्वेश्चन कवर करेंगे, हम दिवस का भी प्रश्न एक दो लेते रहेंगे। स्टैटिक जीके में चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपका पॉलिटी का ये लगभग 21 सवाल हो गए हैं। अब हम चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। देखिए स्टैटिक जीके में आ गए हैं हम। अब आज सेगमेंट में इस तरह के सवाल कवर करेंगे जो जनरली पॉपुलर सवाल रहे हैं और इस तरह के सवाल बने हैं। अब सवाल क्या पूछा, पहले सवाल को देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ऑप्शन 4 दिया है श्री मनोज सिन्हा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर 3 है सत्यपाल मलिक और ऑप्शन नंबर 4 है सरोजिनी नायडू। ठीक, 4 ऑप्शन है। तो इस समय जो है वो गुजरात में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल, वो क्या है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है, और एक बात, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये हैं। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहला राज्यपाल कौन था ये भी जान लीजिए। तो जो पहले राज्यपाल थे वो कौन, सरोजिनी नायडू। अब दोनों सवाल आपके यहीं तैयार हो रहे हैं, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। यानी कि इससे क्या क्लियर हुआ कि भारत यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल थी वो महिला थी। तो जान लीजिए अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल तो भी सरोजिनी नायडू, और भारत की पहली महिला राज्यपाल वो भी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, तीनों ऑप्शन सरोजिनी नायडू। तो याद रखना है सरोजिनी नायडू, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के किसी भी राज्य में आजादी के बाद किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। और किस राज्य में ये बनी थी, उत्तर प्रदेश में। तो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की भी, मतलब भारत के संदर्भ में पूछे किसी राज्य में बनने वाली, तो सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी ही। और आनंदीबेन पटेल ये भी महिला है, वर्तमान में है। ठीक है, और सत्यपाल मलिक बहुत चर्चित हैं, इंटरव्यू वगैरह आजकल दे रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, बवाल हो रहा है। तो सत्यपाल मलिक, एक बात याद रखिएगा, जब जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है, जब जम्मू कश्मीर दो यूटी विभाजन होता है, जम्मू कश्मीर का जब आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है, 370 जम्मू कश्मीर का हटता है, ये सवाल भी पूछता है। 370 हटाया जाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो जब 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 यूटी बनाते हैं, उस समय जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, कौन थे, सत्यपाल मलिक। याद रखना है। तो 370 जब हटाया जाता है, 2019 में जब हटता है अक्टूबर में, तो उस समय जो वहां के राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में, सरोजिनी नायडू पहली है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। देखिए सवाल आ गया, पहले मुख्यमंत्री। तो पहला मुख्यमंत्री हो, पहला राज्यपाल हो, ये बिल्कुल याद रखना है, सवाल बनते हैं। स्टैटिक जीके के सवाल है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 है श्री चंद्रभान गुप्त और ऑप्शन नंबर 5 है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन भी बहुत सोच समझ कर डाले हैं, ये आप आगे कैसे, पहले करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, शॉर्ट में इनको जीवी पंत कहा जाता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर इलाहाबाद में, एक रिसर्च होता है वहाँ पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद का सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत भारत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये बात ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, जो नंबर 2 पे लगे हो वही थे डॉक्टर संपूर्णानंद। हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा होगा, बहुत बड़ा नाम है वहाँ का, आपको पता होगा, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर संपूर्णानंद। हिंदी साहित्य में जिन्होंने भी हिंदी साहित्य जिनका होगा वो परिचित होंगे इनसे। तो ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर क्रम लगाने को आ जाए बाई चांस, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। तो पहले कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे संपूर्णानंद, तीसरा कौन था, श्री चंद्रभान गुप्त, तीसरे थे, और चौथा कौन था,
श्रीमती सुचेता कृपलानी। बाद में फिर एक बार वो बनते हैं, फिलहाल ये देखिए चारों यही है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत पहले थे, संपूर्णानंद दूसरे थे, चंद्रभान गुप्त। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, रुक जाना यहाँ पर, पहले दूसरे तीसरे तीनों ही पुरुष थे और चौथी श्रीमती सुचेता कृपलानी महिला थी। तो अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो महिला राज्यपाल आप पढ़ चुके हो सरोजिनी नायडू, लेकिन महिला मुख्यमंत्री पूछे तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि चौथी मुख्यमंत्री थी यूपी की, लेकिन पहली महिला थी। क्योंकि उनके पहले जो तीन आए, पहले जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी आए, दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद जी आए और तीसरे आए श्री चंद्रभान गुप्त, और तीनों लोग पुरुष थे। तो पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला देखिए, अब देखिए ये सवाल क्यों आया है, ये सवाल क्यों पूछे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सोचोगे अरे ये क्या, जिस व्यवस्था में आपको जाना है, आपको पुलिस में जाना है, तो पहले ये बात समझ लीजिए कि आपकी व्यवस्था से संबंधित छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए नहीं पता होनी चाहिए कि आप उसमें जा रहे, इसलिए पता होनी चाहिए कि जाओगे कब, जब सवाल न सही करोगे तो वहां से सवाल पूछता है। तो आपको बहुत ध्यान से, कई लोग सोचते हैं अरे जैसे नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़िए, 1-2 पेज का नोटिफिकेशन है, आप पढ़ते नहीं है, सवाल उसी नोटिफिकेशन से आ जाते हैं। तो आपको अपने बारे में तो कम से कम पता, क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं कि आप जिस व्यवस्था में जा रहे हो उसकी जानकारी तो आपको, उस सिस्टम में आप जा रहे हैं उसी के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब बहुत लोगों से पूछिए करे कितने मिनट में कितना दौड़ना, कहता है बाद में दौड़ लूंगा। अरे बाद में कब दौड़ लोगे, दौड़ोगे तो बाद में, लेकिन पूछ अभी रहा है। तो रिटर्न के एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है, दौड़ के बारे में बहुत बेसिक सवाल आया, अभी आगे देखेंगे इसी में है। इसलिए हमने सवाल सिलेक्ट किए कि आपको, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। ऐसे सवाल अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो फिर आपको पछताना ही है। ये सवाल आपको गलत नहीं करने, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है बरेली, दूसरा दिया है प्रयागराज, तीसरा है नोएडा, चौथा है मेरठ। तो इस प्रश्न को जब ये प्रश्न पूछा था तो इसका सही ऑप्शन था प्रयागराज। ठीक है, सही ऑप्शन। तो अगर अब पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या प्रयागराज मारेंगे? जी नहीं, प्रयागराज नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। जब था तब था, अब नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। कई बार हम प्रैक्टिस सेट ऐसे लेते हैं जिसमें ABCD ऑप्शन करके दिया रहता है कि B का ऑप्शन C सही, C का D सही, हम उसी ऑप्शन को पढ़ के अगली बार हम फिर गलती कर देते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा। अगर पूछे उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जब सवाल पूछा था तब तो प्रयागराज था, लेकिन 2019 में ही ये मुख्यालय वहां से हटा दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ले जाया गया। तो अब लखनऊ में कहां है ये नहीं पूछेगा, लेकिन लखनऊ में अगर आप देखेंगे जो गोमती विस्तार है, अटल स्टेडियम देखेंगे, उसी के सामने बिल्डिंग का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। तो अगर वहां जाना है तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। IPS का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। मोस्ट सीनियर ऑफिसर के लिए बना बहुत शानदार बिल्डिंग है। मैं भी अंदर नहीं गया हूँ, बता रहा हूँ, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। बड़े बड़े ऑफिसर के जैसे मुख्यमंत्री की है, आप समझिए ऑफिस है, कुछ वैसा ही बनाया गया, बहुत मॉडर्न डिजाइन किया गया है उसको। तो सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में है। तो अगर आप सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन लखनऊ दिखा, लखनऊ पे जाना है। नहीं लखनऊ दिखा, आपकी मजबूरी है प्रयागराज मारना, क्योंकि पहले था वो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। ये सवाल अपने मन से नहीं बनाए हैं, पिछले ही एग्जाम में ये सवाल आया है 2019 वाले में। 19 और 18 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, ये सवाल उसी में आया है। प्रैक्टिस सेट पलटेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मन से बनाया गया सवाल है, देख लीजिए, आपको बताया सिलेबस में से पूछता है। अब बहुत सिंपल सवाल है, इसमें बस कॉमन सेंस लगाना है आपको। क्या कह रहा है, यूपी पुलिस के चयन प्रक्रिया में से एक नहीं है। शारीरिक परीक्षण है बिल्कुल है। अरे दे नहीं रहा, इतने मिनट में इतना दौड़ना पड़ेगा, 168 हाइट होनी चाहिए, दे रहा है ना। तो शारीरिक परीक्षण तो मांग ही रहा है, बिना फिजिकल के आप कैसे जाएंगे। तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। शैक्षिक योग्यता है, बिल्कुल। अभी आप निरक्षर रहिए या कक्षा 5 पास रहिए केवल, क्या आपको फॉर्म भरने देंगे? नहीं। उन्होंने लिखा है इंटर या समकक्ष, मतलब 12 उत्तीर्ण रहिए आप या उसके समकक्ष कोई डिग्री लिए रहिए, यानी हाई स्कूल के बाद कोई डिग्री आपकी हो जो इंटर के समकक्ष मानी जाती हो, या आपने इंटर किया हो। दोनों स्थिति में तो शैक्षिक योग्यता भी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं मारना है, क्योंकि पूछ रहा है चयन प्रक्रिया में कौन सा नहीं है। तीसरा दे रहा है आयु पात्रता। अरे भाई, आयु पात्रता के लिए तो इतना बवाल हुआ है।
18 साल से 22 साल शुरुआत में था, बाद में जब देखिए कई कैंडिडेट जो बेचारे उस एग्जाम को भी नहीं दे पाए, इसमें ही बाहर हो रहे थे, तो उन लोगों ने लगातार इसकी डिमांड की, उस मांग की वजह से आपको 3 साल और मिल गया है। तो जनरल एज जो है वो अब 18 से 22 थी, जो 18 से 25 हो गई है। तो आयु पात्रता भी है, मतलब उम्र का मापदंड भी रखा है। भाषा परीक्षण है क्या? जी नहीं। कहीं लिखा है आपको ये भाषा आनी चाहिए, या आपका कोई इंटरव्यू लिया जा रहा है किसी प्रकार का, कुछ आपके भाषा का टेस्ट हो रहा है? नहीं। तो भाषा परीक्षण नहीं है, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। ये सवाल ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसलिए हमने पहले जो पुलिस के सिंपल सवाल थे, जो आए हुए सवाल है वो आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है सवाल को। उसके बाद स्टैटिक जीके का सीक्वेंस हमने बना रखा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सवाल। पुरस्कार के सवाल आएंगे आपके, करंट अफेयर के सवाल आएंगे आपके, बुक्स के सवाल आएंगे, सबसे ज्यादा फेमस सवालों में से राजधानियों के सवाल, मुद्रा के सवाल, सब स्टैटिक जीके में रहेगा। 8-8, 10-10 में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हम कवर करवाते जाएंगे। उसका एक सेटअप है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में, अब भैया अगर उसमें जा रहे हो, कलर भी नहीं पता है कि ध्वज में क्या है, तो फिर कैसे जाओगे? आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डॉट 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 डॉट। तो लाल के बाद कौन सा कलर होता है, ये आपको बताना है। अब कम से कम ध्वज का कलर तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लीजिए, ये रहा आपका ध्वज। लाल खुद ही दे दिया है, दूसरा वो पूछ रहा है, दूसरा कौन सा है, ये कलर है। और इसको बहुत ध्यान से देखना है, इस लोगों को बीच में, लोगो देख रहे हैं, ये कौन सा जानवर बना है? कहेंगे जानवर भी देखना है, जानवर भी देखना है, जानवर भी पूछता है। लोगों को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। स्तूप स्तंभ बना है, उसके नीचे 2 मछलियां हैं, देख रहे हैं आप? लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, कलर उसका याद रखना है। सवाल पे लौटते हैं। आपने देखा भी पीछे क्या पूछ रहा है, लाल और दूसरा कलर कौन सा था, नीला। तो ना हरा मारना, ना पीला मारना, नारंगी मारना, ऑप्शन क्या है, लाल के बाद नीला। हमारे वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, लाल और नीला कलर बैकग्राउंड में यूज हुआ है यूपी पुलिस बैच में, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, पूछे हुए सवाल हैं ये सब, देख लीजिए। आ गया सवाल, क्या था? उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है? किस जानवर का है? मोर का है क्या? नहीं है। गैंडे का है क्या? नहीं है। गरुड़ का है क्या? नहीं है। क्या था? अशोक स्तंभ के नीचे क्या था? 2 मछलियां। तो मछली है। अब पता नहीं क्या पूछ ले, हो सकता है कितनी मछलियां हैं भी पूछ ले, तो आप उसको ध्यान से देखे रहिए कि यही है, पूछे जो पूछना है। अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी SVPNPA डॉट 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 के पास स्थित है। शुरू में ही आपको बता दिया था, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उन्हीं वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, जो कौन सा, जब IAS IPS का सिलेक्शन होता है, जब अखिल भारतीय सेवाओं का सिलेक्शन होता है, आप देखेंगे तो सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग होगी मसूरी में। मसूरी की बात अलग हो जाते हैं, IAS मसूरी में रह जाते हैं, जो IPS से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, IPS मतलब जो आपके बॉस हैं, जो जिले के कप्तान हैं, बाद में SP बनते हैं, SSP बनते हैं, DIG IG प्रमोशन होता जाता है DGP तक। तो जो आपके बॉस लोग हैं, जो IPS होंगे, आगे चल के आप भी वो एग्जाम देंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो उनकी बात हो रही है कि उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी नाम है उसका, तो वो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पर, लोकेटेड कहाँ है? तो IAS का मसूरी है, IPS का जो ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस अकादमी का जो सबसे सर्वोच्च ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहाँ है? हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, लेकिन सही आंसर है हैदराबाद। पहले कॉमन ट्रेनिंग मसूरी में होगी, फिर पुलिस जो IPS होंगे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा हैदराबाद में, और IAS मसूरी में भी रह जाएंगे। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डॉट 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 दौड़ने की जरूरत होती है। देख लीजिए, अब ये भी अपने मन से सवाल नहीं बनाए हैं, ये सवाल तो आया है। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस सेट के हैं, मतलब हमने उसको खुद उसको बनाया है कि अगर ये सवाल ऐसा पूछा है तो ऐसा पूछ सकता है। अब कुछ सवाल डायरेक्ट लिए गए हैं आपको ये बताने के लिए कि अननेसेसरी सवाल नहीं बनाया जा रहा है, सवाल बन रहे हैं, ट्रेंड को पकड़ा जा रहा है। अब देखिए, सवाल में 4 ऑप्शन दे रहा है। 25 मिनट में, मतलब 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, दूसरा है 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 35 मिनट में 4.8 और चौथा ऑप्शन है 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अब कई लोग कहेंगे अब यही है
दौड़ना सो है वो तो बाद में है, पहले रिटन परीक्षा पास करनी है। इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, 1-2 लाइन का रहता है, आयु पात्रता, कितना दौड़ना है, क्या हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, बेसिक चीज़ आप ध्यान रखिए। पूछ लेगा, है तो 1 लाइन की चीज़, आप बाद में वही वहाँ परीक्षण में जाओगे, लेकिन बहुत सिंपल सवाल और 150 क्वेश्चन है आपके, आपको पता है, नंबर है 300, एक क्वेश्चन के हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर, चाहे सबसे आसान क्वेश्चन सही करो चाहे सबसे कठिन करिए, क्या फायदा एक कठिन क्वेश्चन सही करे, एक आसान क्वेश्चन गलत कर दीजिए। तो सिंपल सवाल जरूर सही करने हैं, क्योंकि वहां भी पूरे 2 नंबर है, प्रश्न कठिन हो आसान हो सबके नंबर इक्वल है, ध्यान रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर है आपको पता ही होगा, कितना है, 25 मिनट में 4.8 मतलब 4.8, 4.8। महिलाओं का कितना है, ये तो पुरुषों का हो गया, तो महिलाओं का इसी का आधा कर दीजिए, जान लीजिए एक तरीके से, 4 है यहाँ 2 लिख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 8 है यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो 2.4 है। लेकिन टाइम कितना है, टाइम कितना है, 25 मिनट का आधा होगा क्या, 12:30 होगा क्या, बिल्कुल नहीं, टाइम आधा नहीं है। आप देखिए नोटिफिकेशन को, टाइम कितना है, आप देख लीजिए, एक सवाल आप भी तो देखिए, उसको देख लीजिएगा, मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं, आप जाने रहिए, सवाल पूछता है। अगला देखिए, टाइम ज्यादा है। अगला देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है। अगला सवाल लास्ट सवाल है आपका, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको शुरू में ही बता चुके हैं व्याख्या में, साबरमती नदी, जी नहीं, माही, जी नहीं, तापी, हाँ ना, कौन सी नदी है, नर्मदा, मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात होती हो जाती है, गुजरात में केवड़िया स्थान पर, जिसका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया, वहां पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की, ठीक है। ये आपका हो गया 30 क्वेश्चन, सुपर 30 सबसे अच्छे सवाल सेलेक्ट करने का प्रयास है। आगे स्टैटिक जीके में कुछ और प्रश्न आएंगे। अब जो 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं, फिर से 30 प्रश्नों की सीरीज आएगी, लेकिन तब तक हम आपको कुछ प्रश्न जैसे दे देते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन होता है राजधानी और मुद्रा का। अब भाई साहब बहुत सवाल ये पूछ रहा है, किसी देश की राजधानी दे देगा, किसकी है पूछ लेगा, शहर पूछ लेगा, यानी कि या तो राजधानी देगा किस देश की पूछेगा, या देश दे देगा उसकी राजधानी पूछेगा, उस देश की मुद्रा पूछेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, अब देखिए ये सब सवाल ऐसे नहीं कि 193 देश यूएनओ में इनरोल्ड है, 200 से ज्यादा देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी देश का उठा के दे देगा और आपको 200 याद करने हैं। किसी न किसी कारणों से जब कोई देश चर्चित होता है तभी वो सवाल पूछता है, ये ट्रेंड है, इसका पकड़ना पड़ता है। जैसे आप कहोगे कैसे पकड़े, कैसे ऐसे पकड़ना है, मालदीव भारत का थोड़ा सा भी विवाद हुआ था, आप जान रहे हैं वहां पर क्या किस तरह का विवाद खड़ा हुआ, तो मालदीव की राजधानी पूछ सकता है। तो मान लीजिए मालदीव की राजधानी क्या है, ऑप्शन हम 4 आपको दे रहे हैं। पहला हम दे रहे हैं आपको कीव, मान लीजिए पहली राजधानी ऑप्शन दे रहे हैं कीव। दूसरी राजधानी हम आपको दे रहे हैं माले। तीसरी राजधानी दे रहे हैं जेरूसलम। और चौथी राजधानी दे रहे हैं तेहरान। अब ये ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं सारे चर्चित हैं, आगे जब अगला स्ट्रेटेजी की लाएंगे उसमें राजधानी लाएंगे, हम लाएंगे राजधानी। अब देखिए कीव किसकी राजधानी है, जिसका युद्ध 1 साल से ज्यादा चल रहा है, किसका, यूक्रेन की राजधानी है कीव, ध्यान रखिएगा। और जेरूसलम किसकी राजधानी है, अभी वार चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का, तो इजराइल। और तेहरान, अभी अभी इसने पाकिस्तान में मिसाइल मारा है, ईरान, तो तेहरान राजधानी है ईरान की, कीव राजधानी है यूक्रेन की, और माले राजधानी है मालदीव की। तो मालदीव से माले से मालदीव, समझ रहे हैं, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सुपर 30 की सीरीज आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू।